विवेचना में आज तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की कहानी। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। मुल्ला उमर को शायद दुनिया में इस वजह से सबसे ज्यादा जाना जाता है कि उन्होंने अल-कायदा के संस्थापक उसामा बिन लादेन को अपने देश अफगानिस्तान में शरण दी, खासतौर से उस समय जब सारी दुनिया ने उनसे अपना मुंह फेर लिया था। अफगानिस्तान की धरती पर रहते हुए ही लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जमींदोज करने की योजना बनाई थी, जिसमें करीब 3000 लोग मारे गए थे। हाल ही में प्रकाशित मुल्ला उमर की जीवनी लुकिंग फॉर द एनिमी मुल्ला उमर एंड द अननोन तालिबान में डच पत्रकार बेटी डैम लिखती है, मुल्ला उमर की सिर्फ एक ही तस्वीर हर जगह दिखाई देती है। उसके ऊपर भी लोगों की एक राय नहीं है। कोई भी इस बारे में निश्चित नहीं है कि वो तस्वीर वाकई मुल्ला उमर की ही है। सन 2001 के बाद से वो कहां थे, इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं है। अफगान सरकार, अमेरिकी सरकार और अमेरिकी मीडिया का मानना था कि वो पाकिस्तान में रह रहे थे, जबकि तालिबान ने इसका खंडन करते हुए कहा था कि वो अफगानिस्तान में ही छिपे हुए थे। सन 2001 से ही रह रहकर उनकी मृत्यु की खबरें आती रही हैं। सन 2012 में अमेरिकी सरकार ने मुल्ला उमर के बारे में सूचना देने पर $2 करोड़ का इनाम रखा था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की मोस्ट वांटेड सूची में उमर का वर्णन करते हुए बताया गया था, बाल काले, कद लंबा, राष्ट्रीयता अफगान, खास निशान दाहिनी आंख पर चोट। उमर का जन्म अफगानिस्तान में नाउदेह में हुआ था। उनकी मां उनके पिता की दूसरी पत्नी थी। उन्होंने उनसे इसलिए शादी की थी क्योंकि पहली पत्नी से उन्हें कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। मुल्ला उमर सिर्फ 2 साल के थे जब उनके पिता का निधन हो गया था। वो जब सिर्फ 22 या 23 साल के थे तब उन्होंने सोवियत सेना के खिलाफ अभियान में भाग लेना शुरू किया था। बेटी डैम लिखती हैं, लड़ाई के दौरान उन्हें रॉकेटी नाम से पुकारा जाता था क्योंकि रॉकेट से उनका निशाना बहुत अच्छा था। तालिबान विदेश मंत्री रहे वकील मुतवक्किल ने मुझे बताया था, उमर सोवियत सैनिकों की नजर में आ गए थे। एक बार उन्होंने रेडियो पर भी घोषणा कर दी थी कि लंबा व्यक्ति मारा गया है, लेकिन ये एक ख्याली पुलाव था क्योंकि लंबा व्यक्ति बच निकला था। बचपन में उमर की छवि एक शरारती बच्चे की थी, लेकिन बाद में वो अंतर्मुखी और शर्मीले हो गए थे, खासतौर से बाहरी लोगों के सामने। लेकिन जब वो दोस्तों के बीच होते थे, उन्हें दूसरों की नकल करने में बहुत मजा आता था। 80 के दशक के अंत में सोवियत सेना से लड़ाई के दौरान उनकी एक आंख में गंभीर चोट लग गई थी। बेटी डैम लिखती हैं, एक दिन मुल्ला उमर और उनके साथी हुजड़े में छिपे हुए थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि सोवियत सैनिक उन पर हवाई हमला करेंगे। जैसे ही उन्होंने आसमान की तरफ देखा, सोवियत वायुसेना ने एक बम गिराया। उससे हुए धमाके में नजदीक की मस्जिद बुरी तरह से नष्ट हो गई। जब उसका मलबा हवा में उड़ा तो उसका एक टुकड़ा उमर की दाईं आंख में लगा। वहां डॉक्टर को पहुंचने में पूरा 1 दिन लग गया। स्थानीय डॉक्टर बलूच ने तब तक उनकी तीमारदारी की। इससे पहले भी उन्होंने एक बार उमर की पीठ से गोली निकाली थी। CIA भले ही तालिबान को हथियारों की मदद कर रहा हो, लेकिन मेडिकल सहायता के लिए उस समय कोई पैसा नहीं होता था। जब तक बलूच मुल्ला उमर के पास पहुंचे, उन्होंने अपनी आंख में धंसा धातु का टुकड़ा अपने ही हाथों से निकाल लिया था और अपने साफे से बहते खून को रोकने की कोशिश कर रहे थे। बलूच के फर्स्ट एड देने के बाद उनके साथी उमर को पाकिस्तानी शहर क्वेटा ले गए थे। मुल्ला उमर के बारे में एक कहानी मशहूर है कि सन 1994 के शुरू में एक स्थानीय कमांडर ने 2 लड़कियों का अपहरण कर
उनके साथ बलात्कार किया था। सैंडी गॉल ने द गार्डियन के 30 जुलाई 2015 के अंक में लिखा था, मुल्ला उमर ने 30 युवा छात्रों को जमा कर उन्हें हथियार दिए और कमांडर के ठिकाने पर हमला कर दिया। उन्होंने न सिर्फ लड़कियों को छुड़वाया बल्कि कमांडर को अपने टैंक की नाल पर फांसी पर लटका दिया। बाद में उन्होंने कहा कि हम उन मुसलमानों के खिलाफ भी लड़ रहे हैं जो अपना रास्ता भटक गए हैं। हम कैसे चुप रह सकते थे जब हमारी आंखों के सामने महिलाओं और गरीबों पर अत्याचार किए जा रहे हों। सोवियत संघ के साथ लड़ाई में अफगानिस्तान के 75,000 से 90,000 के बीच लोग मारे गए, जबकि सोवियत संघ के करीब 15,000 सैनिकों ने अपनी जान दी। इसके अलावा 10 सालों के दौरान करीब 15 लाख अफगान नागरिकों की मौत हुई और लगभग 30 लाख लोग घायल हुए। उनमें से कई लोगों ने अपने हाथ और टांग हमेशा के लिए खो दी। अपने साथियों को निर्देश देने के लिए वो वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते थे। एक बार जब बीबीसी संवाददाता रहीमुल्लाह यूसुफजई मुल्ला उमर से मिलने कंधार के गवर्नर के बंगले पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उमर घास में अपने साफे को ओढ़कर दोपहर की नींद का आनंद ले रहे हैं। दिलचस्प बात यह थी कि उस आलीशान भवन में, जिसमें कई आलीशान कमरे और बॉलरूम तक थे, लेकिन उमर ने सीढ़ियों के नीचे एक बिना खिड़की वाले कमरे में रहना पसंद किया था। आईएसआई के एक खुफिया अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बेटी डैम को बताया था, वहां सभी तालिबान के नेता एक कालीन पर बैठकर चाय पीते थे। उनके बगल में एक लोहे का बक्सा रहता था जिसमें उनके शासन का सारा धन होता था। कुछ लोग यहां तक कहते थे कि मुल्ला उमर ने शायद ही कभी अपने कपड़े बदले होंगे, क्योंकि वो हमेशा वही शलवार कमीज पहनते थे। उनका खाना भी बहुत साधारण था, सूप और कुछ उबले हुए आलू, जिन्हें वो इतनी तेजी से खाते थे जैसे उन्हें बहुत भूख लगी हो। मुल्ला उमर बहुत अच्छे वक्ता नहीं थे। उनकी आवाज एक बूढ़े होते अशिक्षित व्यक्ति की लगती थी। उन्हें एक शब्द कई बार बोलने की आदत थी, जिससे यह आभास मिलता था कि वो हकलाते थे। सन 1995 में बीबीसी के लिए काम करने वाले रहीमुल्लाह यूसुफजई को मुल्ला उमर से इंटरव्यू करने का मौका मिला था। बेटी डैम लिखती है, मुल्ला उमर ने यूसुफजई का आदरपूर्वक स्वागत किया। वो बीबीसी की पश्तो सर्विस पर अक्सर उनको सुनते रहे थे, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू देने में अपनी असमर्थता जाहिर की। उन्होंने कहा, माइक्रोफोन के सामने मैं बोल ही नहीं सकता। मैंने अपनी जिंदगी में एक भी इंटरव्यू नहीं दिया है। उस समय वहां मौजूद मुतवक्किल ने मुझे बताया, काफी कोशिश के बाद यूसुफजई वो इंटरव्यू लेने में कामयाब हो गए। मुल्ला उमर ने कहा कि वो अपना टेप रिकॉर्डर और सवाल उनके प्रेस सलाहकार अब्दुल रहमान हुताकी के पास छोड़ जाए। अगले दिन मुल्ला उमर ने अपने सारे जवाब उस टेप रिकॉर्डर में टेप करवा दिए। उनके जवाबों से लग रहा था कि उन्हें जवाब देने में खासी मुश्किल हुई थी। हुताकी ने मुझे बताया था कि उन्हें करीब 1 दर्जन बार कुछ सवालों को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा था। उन्होंने सवालों के जवाब एक कागज पर लिख दिए थे, लेकिन उन्हें उसे पढ़ने में भी दिक्कत आ रही थी। लेकिन वो टेप बाद में गायब हो गया और बीबीसी के आर्काइव्स में भी उसे नहीं ढूंढा जा सका। जब तालिबान ने पहली बार काबुल में प्रवेश किया तो मुल्ला उमर काबुल में जाकर कंधार में ही रहे। उन्होंने काबुल के रोजमर्रा शासन की जिम्मेदारी मुल्ला रब्बानी को दी, जो अपने ही नाम जैसे निष्कासित राष्ट्रपति रब्बानी द्वारा खाली किए गए राष्ट्रपति महल में जाकर रहने लगे। इन मुल्लाओं को प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था और इनमें से कई बहुत युवा थे। मुल्ला ज़रीफ अपनी किताब माई लाइफ विद द तालिबान में लिखते हैं, इनमें से बहुत से लोग सिर्फ कुरान पढ़ना और खाइयों में रहकर लड़ना जानते थे। वो बड़ी मुश्किल से अपने हस्ताक्षर कर पाते थे। अधिकारियों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कमरे की कुर्सियों को एक तरफ रखवा दिया और मंत्रियों की बैठक जमीन पर बिछे गद्दों पर होने लगी।
वो काबुल शहर में कार में जाने के बजाय पैदल चला करते थे। शायद इसका कारण ये भी रहा हो कि उस दौरान काबुल में बहुत कम कारें थी और पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही थी। पूरे देश में तस्वीर खींचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, सिवाय पासपोर्ट की तस्वीरों के। संगीत सुनने और बजाने की पूरी मनाही थी। कई कारों को रोककर उनके कैसेट प्लेयर से कैसेट निकालकर उन्हें नष्ट किया जाता था। लोगों को शतरंज खेलने की भी अनुमति नहीं थी और फुटबॉल खेलते समय हाफ पैंट की जगह फुल पैंट पहननी होती थी। जब 1996 में सूडान ने अमेरिका के दबाव में उसामा बिन लादेन को अपना देश छोड़ने के लिए कहा तो उनके पास अफगानिस्तान जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसामा बिन लादेन के बेटे उमर बिन लादेन ने अपनी किताब ग्रोइंग अप बिन लादेन में लिखा था, अफगानिस्तान आते समय जब उनका विमान सऊदी अरब के ऊपर से उड़ रहा था तो उनके पिता के माथे पर इस डर से पसीने की बूंदें आ गई थी कि कहीं उनके विमान को रॉकेट से मार न गिराया जाए। जब लादेन के जहाज ने 1996 में जलालाबाद में लैंड किया तो मुल्ला उमर उसके स्वागत में वहां मौजूद नहीं थे। उमर बिन लादेन लिखते हैं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उसामा मुल्ला उमर के निमंत्रण पर अफगानिस्तान आए थे। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत गुलबुद्दीन हिकमत यार के लोगों ने किया था। शुरू में उन्हें अफगान बादशाह जाहिर शाह के एक महल में ठहराया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसामा तोरा बोरा की पहाड़ियों की गुफा में रहने चले गए थे। इस कथित दोस्ती की मेरे जहन में कोई याद नहीं, लेकिन उसामा के बेटे उमर को अच्छी तरह याद है जब मुल्ला उमर ने उसामा बिन लादेन से अपना देश छोड़ने के लिए कहा था। उमर ने बेटी डैम को बताया था, मुल्ला उमर मेरे पिता से भी लंबे थे। जब वो मेरे पिता से मिलने आए तो उन्होंने उमर के लिए दावत का इंतजाम किया था, लेकिन वो बिन लादेन से थोड़ी दूरी पर बैठे। उन्होंने अपने लिए एक कुर्सी की मांग की, जो कि थोड़ा अजीब था क्योंकि बाकी सभी लोग जमीन पर बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे पिता से साफ लफ्जों में कहा, चीजें काम नहीं कर पा रही हैं, आपको यहां से जाना होगा। वो लोग नशीली दवाओं और महिला अधिकारों को पहले से ही बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका प्रत्यर्पण इससे भी बड़ा मुद्दा बन जाए। इस्लामिक कानून के तहत मैं आपको दूसरों के हवाले नहीं कर सकता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद से ही यहां से चले जाएं। जब मेरे पिता ने उमर से कहा कि सूडान ने उन्हें 5 साल तक अपने यहाँ रहने दिया, जबकि उनको अफगानिस्तान में रहते हुए सिर्फ 3.5 साल हुए हैं, तो वो अपनी जगह से खड़े होकर बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने उसामा बिन लादेन से हाथ तक नहीं मिलाया। फरवरी 2001 के अंत में मुल्ला उमर ने बामियान में बुद्ध की 2 ऐतिहासिक मूर्तियों को नष्ट करने की अपनी योजना का ऐलान किया। ये मूर्तियां 174 और 115 फीट ऊंची थी और उन्हें 1500 साल पहले चट्टानों को काटकर बनाया गया था। यूनेस्को ने उन्हें अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर रखा था। पूरी दुनिया में और खुद तालिबान के हलकों में इस ऐलान से तहलका मच गया, लेकिन उमर ने अपना फैसला नहीं बदला। 2 मार्च 2001 को इन मूर्तियों में विस्फोटक लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया गया। जुलाई 2015 में अफगान सरकार ने घोषणा की कि मुल्ला उमर मर चुके हैं, लेकिन उनकी मौत उससे 2 साल पहले 23 अप्रैल 2013 को ही हो गई थी। बेटी डैम लिखती हैं, मुल्ला उमर के सहयोगी अब्दुल जब्बार उमारी ने मुझे बताया था, उस दिन पूरे कंधार में बहुत ओले गिरे थे। मुल्ला उमर पिछले 3 महीनों से खांस रहे थे और उल्टियां कर रहे थे। उमारी ने बहुत जोर दिया कि उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन मुल्ला उमर ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कोई भी दवा लेने से इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से वो स्थानीय दुकान से खरीदा गया एक इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार हुए। मरने से पहले उमारी ने बैठी हुई मुद्रा में उन्हें बेहोश पाया। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उमारी ने उनका नाम लेकर पुकारा,
लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। जब उन्होंने उन्हें छुआ तो वो नीचे की तरफ लुढ़क गए। अगले दिन मुल्ला उमर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रेहान फजल।